नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का करते हैं समर्थन, देते हैं राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता। नो मनी फॉर टेरर वैश्विक सम्मेलन को गृहमंत्री अमित शाह ने भी किया संबोधित। कहा, आतंकवाद को पनाह देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ऐसे तत्व अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, ये देखना हम सबकी है सामूहिक जिम्मेदारी। इसरो ने हैदराबाद की स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा तैयार किए गए देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का श्रीहरिकोटा से किया सफल प्रक्षेपण। इन स्पेस ने निजी क्षेत्र के लिए बताया ऐतिहासिक क्षण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हुआ भारत। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। राज्य में आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार में उतारे अपने स्टार प्रचारक। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समान प्रतिनिधित्व पर दिया G4 वक्तव्य। कहा, सुरक्षा परिषद में ठप पड़े हैं सुधार। ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में भारत सहित 5 देशों की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जाने वाला पहला T20 मैच बारिश की वजह से हुआ बाधित। बारिश के कारण टॉस में हो रही है देरी। और अब सबसे पहले बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन से आतंकवाद को मिलने वाले धन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन से आतंकवादियों के धन स्रोत रोकने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई देश अपने विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वे उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पीएम ने कहा, आतंकवाद के मददगारों की पहचान होना जरूरी है। It is well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. पीएम ने कहा कि हम दशकों से आतंक की विभीषिका का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया है। Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India.
We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी आतंकी हमलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता जरूरी है। This is a very important gathering. It should not be seen as a gathering of a ministers only, because it deals with a subject that impacts entire humanity. The long-term impact of terrorism is particularly hard on the poor and on the local economy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एकजुट होकर ही आतंकवाद को हराया जा सकता है। In today's world, ideally, there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism. However, there are still certain mistaken notions about terrorism in some circles. The intensity of the reaction to different attacks cannot vary based on where it happened. All terrorist attacks deserve equal outrage and action. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए एक व्यापक और सक्रिय प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। Uprooting terrorism needs a larger proactive response. If we want our citizens to be safe, then we cannot wait until terror comes to our homes. We must pursue terrorists, break their support networks, and hit their finances. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित किया। अमित शाह ने आतंकवाद पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवादी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। टेररिस्ट लगातार हिंसा को अंजाम देने, युवाओं को रेडिकलाइज करने तथा वित्त संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं। टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने के लिए और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल एसेट्स का भी उपयोग बढ़ रहा है। हमें डार्क नेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को एनालिसिस कर समझना होगा और उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो टेररिज्म से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर हमला बोलते हुए कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी से आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जा सकता है। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। तो आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक जिम्मेदारी अपनाने का आह्वान किया है भारत ने, और लगातार भारत विभिन्न मंचों पर इस बात को दोहराता रहा है कि आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और ये एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। और किस तरह से इस सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाए, यही इन मंचों पर मेन एजेंडा होना चाहिए। नो मनी फॉर टेरर में भारत ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना और आतंकी के खिलाफ
लड़ना दोनों ही दो अलग चीजें हैं। आतंकवाद के खिलाफ जो है भारत का कहना है कि दीर्घकालिक प्रभाव गरीब और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर अधिक पड़ता है। आतंकवाद के जो शिकार हैं वो उनके बारे में कहना है हमारे देश का कि आतंकवाद वैश्विक खतरा है। ये मानवता, स्वतंत्रता और उसके साथ साथ सभ्यता पर भी हमला है। इसके साथ ही आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। एक समान, एकीकृत और जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण अपनाना आतंकवाद के खिलाफ बहुत जरूरी है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हम बता रहे हैं कि भारत का जो दृष्टिकोण है, भारत लंबे समय से आतंकवाद को झेल रहा है और आतंकवाद के खतरे से सावधान रहना होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और लगातार वो इस बात को दोहराते रहे हैं कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ एक सामूहिक लड़ाई, एक सामूहिक जिम्मेदारी और जीरो टॉलरेंस नीति बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है और किस तरह से इस खतरे से निपटने के लिए सभी को सामने आना होगा और सभी को एक एकीकृत नीति पर चलना होगा और जो आतंकवाद का भेद है उससे जो है पार पाना होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हमने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया है। लगातार जो आतंकवाद का दंश देश झेल रहा था उस पर कड़ी प्रतिक्रिया की गई है और उसका बहादुरी से मुकाबला किया गया है और उसका लगातार मुकाबला भी किया जा रहा है। हमारे देश ने आतंक की भयावहता का सामना बहुत बार और पहले किया और दुनिया ने इसे गंभीरता से भी लिया है। भारत का जो स्टैंड है, भारत की जो आवाज़ है आतंकवाद के खिलाफ, वो दुनिया अब गंभीरता से ले रही है। लगातार भारत आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है और लगातार आवाज़ उठा भी रहा है और किस तरह से सभी को एक होकर सामने आना चाहिए। अक्टूबर 2022 में इंटरपोल महासभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत ने कहा था दुनिया का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। कहीं कोई भी सुरक्षित पनागाह जिससे कि ना रहे, बेहद ज़रूरी ये लगातार कहा जा रहा है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध में बहुत तेजी से बदलाव आए हैं और इसीलिए जो व्यापक रणनीति है उसमें भी बदलाव लाना और जो स्टैंड रहा है वो भी बदलना बहुत ज़रूरी है और उस पर कड़ी प्रतिक्रिया बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को चिन्हित करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे देशों पर निशाना साधा। अगस्त 2022 में यूएनएससी की बैठक में कड़ा निशाना साधा गया और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि काबुल में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हुए हमले बेहद खतरनाक स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। उस वक्त ये कहा गया यूएनएससी की बैठक में, भारत ने यह भी कहा कि आतंकवादियों से निपटने में कोई भी दोहरा मापदंड अपनाना नहीं चाहिए। ये कड़े संकेत हैं। साथ ही ये भी कहा कि बिना औचित्य वाले अनुरोधों को लिस्टेड करने पर रोक लगाने और ब्लॉक करने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। किस तरह से नई स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, उन्होंने ये भी कहा कि खेदजनक है क्योंकि दुनिया के कुछ सबसे कुख्यात आतंकवादियों से संबंधित वास्तविक और साक्ष्य आधारित लिस्टिंग प्रस्तावों को रोका जा रहा है। तो आतंकवाद किसी भी तरह का पॉलिटिकल टूल ना बने, ये इसके जिस्ट में आता है। ये भी कहा कि दोहरे मानकों की वजह से प्रतिबंध शासन की विश्वसनीयता में लगातार गिरावट आ रही है और यही वजह है कि किसी न किसी रूप में आतंकवाद जिस भी रूप में है उसका खात्मा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो गैर ज़रूरी प्रथाएं चली आ रही थी किसी भी रूप में उनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। सितंबर 2021 की बात करें, 76वां यूएनजीए, वहां पर भारत ने कहा था आतंकवाद का इस्तेमाल करने वालों को समझना होगा कि ये उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है। और साथ ही भारत ने इस बात पर भी जोर दिया था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए ना किया जाए। तो भारत की कड़ी आवाज आतंकवाद के खिलाफ विभिन्न मंचों से भारत लगातार उठाता रहा है। और अगर हम बात करें सितंबर 2020 की 75वें यूएनजीए की, तो भारत ने कहा कि भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लगातार उठेगी। 2020 में भी भारत ने ये प्रतिबद्धता जताई थी। भारत की सांस्कृतिक धरोहर, संस्कार, हजारों वर्षों के अनुभव हमेशा विकासशील देशों को ताकत देते रहेंगे। तो किस तरह से भारत सबको
साथ लेकर चल रहा है सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ी आवाज, एक कड़ा संदेश भारत की तरफ से लगातार जारी है। और मिड डे प्राइम में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और अब बात ताजा खबर की। पहली बार देश में निजी स्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। इसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के रॉकेट विक्रम एस ने उड़ान भरी। रॉकेट हाइपरसोनिक स्पीड से यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया। स्काईरूट 4 साल पुरानी कंपनी है जिसने विक्रम एस रॉकेट को बनाया है। इसे लॉन्च करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मदद की। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने वाली कंपनी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र यानी स्पेस एक्स के प्रमुख पवन गोयनका ने निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट प्रक्षेपण को सफल बताया। The rocket VKS took off at LEA of 80 degrees and azimuth of 100 degrees, achieved an altitude of 89.5 kilometers and a range of 121.2 kilometers, exactly what was planned by Skyroot Aerospace. All systems, as I can make out, worked as planned, and Skyroot Aerospace has demonstrated capability of various subsystems that will go into the orbital launch vehicle. I congratulate Skyroot Aerospace, their team members, and thank various centers of ISRO. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो की टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी। Our team members have put it a new prarambh in the journey of India's space program. And very many thanks to Honorable Prime Minister Modi ji, who has made this effort possible by opening up the space sector to public-private participation. और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के नवसारी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि देश की राजनीति में जितनी भी पार्टियां सत्ता में आई, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। देश की जनता को जातियों और धर्मों में बांटने का काम किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम किया। जितने भी राजनीतिक दल आए, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति, ये मेरा, ये पराया, ये उनका, ये हमारा, ये नदी के उस पार, ये नदी के इस पार, ये ऊंची जाति का, ये फलानी जाति का, ये इस जाति का, ये उस जाति का। देश में ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने गुजरात में चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस केवल टोपियों की राजनीति तक सीमित रहती है। कांग्रेस पार्टी विकास पर कभी बात नहीं करती। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आप कभी हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े नजर आते थे। सावरकर, वीर सावरकर के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। ये कांग्रेस की मानसिकता है जो एक परिवार से आगे बढ़कर ना देख पाई है ना देख पाएगी। वो ये शायद जानती नहीं, गुजरात का मॉडल नंबर 1 मॉडल है, गुजरात का मॉडल विकास मॉडल है और गुजरात की गली गली में एक ही नारा है, भाजपा ने राजमा गुजरात मजामा। कांग्रेस केवल टोपियों की राजनीति तक सीमित रहती, विकास के मॉडल पर कभी बात नहीं करती। कांग्रेस ने बांटो और राज करो इसी पर राजनीति की। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी सोच कांग्रेस को सौंप कर चले गए थे कि बांटो और राज करो। कांग्रेस ने जाति, धर्म, संप्रदाय इसके नाम पर ही वोट मांगे हैं। भारतीय जनता पार्टी सुशासन, विकास और ईमानदारी के नाम पर काम करती है और ये सुशासन, विकास और गरीब कल्याण भाजपा की पहचान है। गुजरात में चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज कच्छ में आयोजित एक जनसभा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग मध्य प्रदेश में रोज मुझे गाली देते थे कि मैं गुजरात को नर्मदा का पानी दे रहा हूं। उन्होंने पूछा कि गुजरात कोई पाकिस्तान है क्या? गुजरात भी तो हमारा है। ये मुझे मध्य प्रदेश में गाली देते थे रोज पानी पी पी के, ये गुजरात पानी जाने दे रहा है। अरे मैंने कहा गुजरात कोई पाकिस्तान है क्या? गुजरात भी तो हमारा है। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। सरदार सरोवर बना तो गुजरात को पानी मिला, मध्य प्रदेश को बिजली मिली, दोनों को मिल गया भाई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुजरात के कच्छ जिले के अंजार में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर भारत को आगे बढ़ा दिया है और 2029 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जो ब्रिटिश हमारा ऊपर हुकूमत चलाया करता था, अभी मोदी जी ने ब्रिटिश इकोनॉमी को पीछे रखकर भारत को आगे बढ़ा दिया और अगर ऐसा ही रफ्तार में हम चलते रहे तो 2029 तक हम दुनिया का थर्ड अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तृतीय अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं गुजरात में विपक्षी दल भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में जुटे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार राज्य में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और गुजरात चुनाव प्रचार पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। नीरज, लगातार चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है, सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे इस बार जो राजनीतिक दल है वो उठा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल रमा पूरी ताकत लगा रखी है और आज का दिन अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की है, पूरी प्रथम चरण की 89 सीटों पर सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो केंद्रीय नेता हों, राज्य स्तर के नेता हों, मुख्यमंत्री हों, वो तमाम जो लोग हैं वो हर विधानसभा में जाकर सभाएं कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग हैं डोर टू डोर कैंपेन है वो कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे वो कोई भी केंद्रीय 3 सभाएं करेगा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिन तक लगातार। तो एक तरह से कॉर्पोरेट बॉम्बिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हो गई है कि सभी की सभी विधानसभाओं में एक साथ चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। दूसरी सबसे बड़ी अगर हम बात करें,
जी नीरज, हमारे संवाददाता नीरज बता रहे हैं कि सभी दलों ने चुनाव प्रचार में तेजी ला दी है और सभी दल लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार पूरी ताकत सभी दलों ने झोंक दी है। गुजरात के हर हिस्से में 2 चरणों में गुजरात में चुनाव होना है और उसके लिए सभी दल अब अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी की आज कई चुनावी रैलियां वहां पर हैं। इसके साथ ही जो अन्य दल हैं वो भी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो गुजरात में चुनाव प्रचार जोरों पर है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीरज, आपसे यही जानना चाहेंगे कि विभिन्न दल जो चुनाव प्रचार में तेजी ला दी है सभी दलों ने, किस तरह की चुनौतियां अलग अलग दलों के सामने और किस तरह की रणनीति आपको अलग अलग दलों की दिखाई दे रही है? देखिए, सभी दलों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बात की चुनौती है कि 150 का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है उस लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त करना है। और यही कारण है, अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरे हैं और कई सारी जो जनसभाएं हैं प्रधानमंत्री की होंगी 19, 20, इसके अलावा 22, 23, 24 लगातार प्रधानमंत्री गुजरात में, चाहे सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात का इलाका हो, वहां पर करके अपील कर रहे हैं। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 125 सीटें जीतने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने रखा है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमें दे रहे थे। बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। ज्ञान, संस्कृति और विरासत के 2 प्राचीनतम केंद्रों काशी एवं तमिलनाडु के बीच की कड़ी की तलाश के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में संगमम के मुख्य आयोजन की शुरुआत करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री के विजन से निर्देशित एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को प्रोत्साहित करना सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है। इस विजन को प्रतिबिंबित करने वाली एक अन्य पहल में काशी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन 19 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। काशी तमिल संगमम के लिए प्रतिनिधियों का पहला समूह रामेश्वरम से ट्रेन से गुरुवार दोपहर में चेन्नई पहुंचा, जिसको केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की उपस्थिति में ट्रेन से बनारस के लिए रवाना किया गया। तमाम छात्र कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद शुक्रगुजार है, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ये एक रास्ता खोला, एक ब्रिज, एक सेतु बनाया तमिलनाडु से सीधे काशी तक। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने वाले तमिल लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में कुछ डाइवर्सिटी है ना, उसको ब्रिज करने के लिए एक कोशिश हो रही है। बहुत अच्छा मौका है और अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम जैसे यंग स्टूडेंट्स वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट एकेडमिशियंस। हम बहुत सारे लोगों से मिलजुल के बातें करके उनसे उनका एक्सपीरियंस, एडवाइस, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस मिल रहा है इससे। काशी कल्चर और तमिल कल्चर में कितना सिमिलैरिटीज है। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके साथ मैं बातें करता रहता हूँ और आई एम गेटिंग टू नो अ लॉट मोर एंड दिस इज बीइंग अ वेरी होलिस्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। तमिलनाडु और काशी देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्र हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक और दार्शनिक संबंधों को मजबूत करना है। कार्यक्रम में तमिलनाडु के 2500 से अधिक प्रतिनिधि काशी में मौजूद रहेंगे। वहीं तमिल संगमम के लिए काशी को भव्य तरीके से सजाया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करता काशी तमिल संगमम दोनों विशिष्ट संस्कृतियों की सदियों पुराने संबंधों को प्रगाढ़ करने का एक प्रयास है। वड़क्कम काशी, अगले 1 महीने तक काशी में संस्कृतियों का समागम होगा क्योंकि काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। ये नवाचार का समागम होगा, ये विज्ञान का समागम होगा, ये ज्ञान का समागम होगा, ये सांस्कृतिक नवनिर्माण का समागम होगा, ये आधुनिकता का समागम होगा और साथ ही साथ ये समागम होगा
गंगा और कावेरी का ये समागम होगा, काशी और तेनकाशी का ये समागम होगा, सांस्कृतिक नवनिर्माण का, और साथ ही साथ ये समागम होगा रामेश्वर और विश्वेश्वर का। कैमरा पर्सन संदीप मूर्ति के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, काशी। वाराणसी में काशी तमिल संगमम को लेकर हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने वाराणसी में कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव से खास बातचीत की। ये काशी तमिल संगमम चूंकि आपके सांसद के देश के प्रधानमंत्री की सोच का एक बेहतर प्रयास है, काशी आपके माध्यम से कितनी तैयार है काशी तमिल संगमम? काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और काशी को मिनी भारत भी कहा जाता है, क्योंकि काशी में पूरे देश के लगभग सभी प्रदेशों के लोग, लगभग सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम काशीवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधित्व मिला और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए, उत्तर और दक्षिण की खाई को मिटाने के लिए, उत्तर और दक्षिण की दूरी को कम करने के लिए, प्रेम व्यवहार सद्भाव और बढ़ाने के लिए ये एक इतना बड़ा कार्यक्रम काशी तमिल संगमम हमें दिया। ये कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही हो रहा है और तमिल भाषी बहुत बड़ी संख्या में मेरे विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। हम सभी इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हमें दक्षिण भारत की परंपराओं को, दक्षिण भारत की रीति रिवाजों को, उनके खान पान को, उनके पहनावे को, सब कुछ बिल्कुल करीब से देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम में लगभग एक माह तक अलग अलग तमिल लोगों के ग्रुप आएंगे, अध्यापकों के ग्रुप आएंगे, इसके छात्रों के ग्रुप आएंगे, आपके व्यापारियों के ग्रुप आएंगे, किसानों के ग्रुप आएंगे और उनके साथ हम लोगों को बैठकर सांस्कृतिक आदान प्रदान का अवसर मिलेगा। साथ ही बड़ी संख्या में व्यापारी वहाँ आ रहे हैं जो यहाँ स्टॉल लगाएंगे। तमिल के जितने भी आर्टिसंस आ रहे हैं उसमें कांजीवरम साड़ी हुई और चीज़ें हुई, तमिल सारी चीज़ों की स्टॉल लगेंगे। हमें वहाँ जाके खरीदारी करने का अवसर मिलेगा और ये अवसर पूरे एक महीने तक मिलेगा। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हम काशीवासी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। मैं प्रतिदिन सुबह अपने तमिल भाषी मोहल्लों में जा रहा हूँ और घर घर जाके लोगों से इस कार्यक्रम में आने का निवेदन कर रहा हूँ। हम सभी सरकार के साथ मिलकर तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का जो आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया है उसमें अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराएंगे। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। वाराणसी में काशी तमिल संगमम को लेकर स्कूली छात्रों में भी काफी उत्साह है। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप सिंह से खास बातचीत की। क्या आप लोगों ने तैयारियां की हैं और किस तरह का उत्साह है शिक्षकों और छात्रों में? बहुत अधिक उत्साह है। ये संस्कृतियों के आदान प्रदान का एक अभिनव प्रयोग है। काशी तो दिव्य है और पूरी दुनिया को आकर्षित करती रहती है और यह तमिल समागम उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का एक अद्भुत कार्यक्रम है। पूरी ऊर्जा से लवरेज, उत्साह से शिक्षक और बच्चे अपने अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के करीब 100 अध्यापक और 1000 बच्चे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में लगातार लगे हुए हैं। इसी तरह से बेसिक शिक्षा के सैकड़ों अध्यापक विभिन्न तरह के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उनका स्वागत, मंच की व्यवस्था, तमाम किस तरह से उनको कहाँ जाना है, क्या देखेंगे, क्या जानेंगे काशी के बारे में, कल्चरल एक्सचेंज किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में परोक्ष रूप से हमारे टीचर्स भी लाभान्वित होंगे और बच्चे भी लाभान्वित होंगे और अनेकता में एकता की जो संकल्पना है इस देश की, उसको मजबूत करने की दिशा में तमिल समागम का यह एक सुंदर प्रयास है। दोनों लाभान्वित होंगे, शिक्षक भी और छात्र भी। लेकिन केवल यहीं के नहीं, तमिलनाडु के भी, काशी के भी, तमिलनाडु के भी, यही तो उद्देश्य है इस काशी तमिल संगमम का। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है, लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। अब ये काशी तमिल संगमम किस तरह से उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की एक अद्भुत
परिकल्पना है और किस तरह से इसकी तैयारियां वहां पर हैं? तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी हैं। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और IIT मद्रास संयुक्त रूप में इसका आयोजन कर रहे हैं। नॉलेज पार्टनर हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में और दिशा निर्देशन में ये आयोजन किया जा रहा है। मकसद है एक भारत श्रेष्ठ भारत। खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शहर में हैं। आज यहाँ पर उन्होंने जाके सुब्रमण्यम भारती, जो कि महाकवि कहे जाते हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े राष्ट्रवादी कवि थे, जिन्होंने भारत के जयघोष में माँ भारती की वंदना में अनेकों ऐसे कालजयी रचनाएं की हैं, आज वो उनके काशी में रहने वाले, जो जब उनका निवास स्थान था, जब लंबे समय तक उन्होंने काशी प्रवास किया था, वो उस घर में गए, उनके परिजनों से मिले और साथ ही साथ उस पूरे मोहल्ले में जो तमिल समुदाय है उनसे उन्होंने मुलाकात की। युवा, छात्र, यहाँ के स्थानीय निवासी, तमिल समुदाय के लोग, संत, मनीषी, शोधार्थी, विद्यार्थी, जितने लोग हैं सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 19 तारीख का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से इस काशी तमिल संगमम का विधिवत उद्घाटन होगा। रामेश्वरम से और काशी रामेश्वरम एक्सप्रेस लेकर विशेष ट्रेन लोगों को चल चुकी है काशी की तरफ। आने वाले अतिथियों के लिए, उनके भव्य आतिथ्य के लिए अनेक इंतजाम किए गए हैं। IRCTC ने अलग तरीके से ट्रेन की व्यवस्था की है, जहाँ स्थानीय प्रशासन उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए, सभी सुख सुविधाओं के लिए, उनके भ्रमण के लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। खुद जो है वरिष्ठ अधिकारी इन सब चीज़ों की ताकीद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्रालय के अनेक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। काशी में ऐसे 12 समूह आएंगे, 220 से लेकर 250 लोगों का, तकरीबन 2500 के आसपास लोग अगले 1 महीने में आएंगे। वो 2 दिन तकरीबन काशी में रहेंगे। काशी में गंगा घाट पर आरती का दर्शन, काशी विश्वनाथ का दर्शन, आसपास के दर्शनीय स्थलों का दर्शन, लोगों के साथ संवाद और उसके बाद प्रयागराज और राम जन्मभूमि अयोध्या का भी दर्शन करने के लिए वो जाएंगे। अनेक सत्र का आयोजन किया जाएगा। बौद्धिक सत्र होंगे, सांस्कृतिक सत्र होंगे, आध्यात्मिक सत्र होंगे, जिससे कि जो हमारी संस्कृति है, जो विविधता के रूप में पूरे देश भर में फैली हुई है, उसको एकता के सूत्र में और अच्छे तरीके से पिरोकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार किया जा सके। बिल्कुल, अपनी तरह का अनूठा और अद्भुत कदम है। आप नज़र बनाए रखें। अश्विनी, आपसे लगातार संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन करने का दावा किया है, जिसमें वे एक जूनियर इंजीनियर से पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं। स्टिंग का वीडियो जारी करने के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आप नेता मुकेश गोयल के बहाने सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हुआ है और स्टिंग मास्टर के स्टिंग में आप देखिए मनीष सिसोदिया जी गड़बड़, सत्येंद्र जैन जी का तो बेल कल फिर से रिजेक्ट हो गया है और आज देखिए उनके एक और बड़े नेता रंगे हाथ पकड़े गए हैं। मैं बेपर्दा करता हूं, उसका खुलासा करता हूं और नेता का नाम है मुकेश गोयल। मुकेश गोयल मुकेश गोयल वर्तमान में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड हैं। संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ठगों की सरदार है। उन्होंने कहा कि कम समय में नंबर 1 भ्रष्टाचारी बनने का रिकॉर्ड आपके नाम है। ये जितने एमएलए हैं ये सब पेड़ हैं और ये जो पैसे देते हैं ये केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, ये सारे के सारे ये फल हैं, फल। और ये जो एमसीडी में इनके कुछ इनके जो नेता हैं ये टहनियां हैं। मुझे तो याद आ गया कि हर पेड़ पर उल्लू बैठा है, याद है ना आपको? दिल्ली सरकार के हर पेड़ पर करप्ट उल्लू बैठा है। अंजाम दिल्ली क्या होगा आप सोच के देखिए। जिस हर पेड़ पर इस प्रकार से एक भ्रष्ट व्यक्ति बैठा होगा तो उस पेड़ का अंजाम क्या होगा, दिल्ली के प्रशासन का अंजाम क्या होगा, जब उनके सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं हर पेड़ पर बैठा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह को पद से हटाने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल ने जैस्मिन शाह पर राजनीतिक उद्देश्य के लिए पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल ने जैस्मिन शाह को मिलने वाली सभी सरकारी सेवाओं और सुविधाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस बीच डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह के दिल्ली स्थित ऑफिस को सील कर दिया गया है, जिससे
कार्यालय में कोई प्रवेश न कर पाए। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और अर्थ जगत की खबरों को लेकर अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ खास है आज अर्थ जगत में? धन्यवाद रमा। शुरुआत करते हैं बाजारों की खबरों से। सेंसेक्स आज शुक्रवार के दिन 107 अंकों की तेजी के साथ 61,858 अंकों के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 39 अंकों की मजबूती के साथ 18,383 अंकों के लेवल पर खुला है। सेंसेक्स 300 अंक अब फिलहाल नीचे गिरता हुआ कारोबार करता दिखाई दे रहा है, जबकि निफ्टी में 88 अंकों की गिरावट है। सभी सेक्टर्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऑटो और पीएसयू पर ज्यादा दबाव है। उधर अमेरिका में डाउ जोन्स 300 अंक सुधरा और सपाट तरीके से बंद हुआ। नैस्डैक भी 150 अंकों तक रिकवर हुआ, लेकिन ये 40 अंक नीचे गिरा था। कच्चे तेल की कीमत सपाट बनी हुई है। ब्रेंट कच्चा तेल $90 प्रति स्तर के बैरल पर है, जबकि अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत $82 प्रति बैरल पे है। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक अगले साल यानी 2023 में कच्चे तेल की औसतन कीमत $95 और 2024 में $85 के करीब रहने का अनुमान है, क्योंकि दुनिया भर से आने वाली मांग में कमी रहने की खबर है। उधर मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले जो शुक्रवार को रुपया है वो डॉलर के मुकाबले 8 पैसे मजबूत हुआ, 81.57 के स्तर पर खुलता हुआ दिखाई। दिल्ली के प्रगति मैदान में व्यापार मेले में भारतीय रेल का स्टॉल बेहद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्टॉल के बाहरी आवरण को अयोध्या रेलवे स्टेशन का लुक दिया गया है, तो अंदर वंदे भारत ट्रेन को डिस्प्ले किया गया है। साथ ही आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन की अवधारणा को सरजमी पर उतारने की कवायद भी जोरों पर है। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 5 में मुसाफिरों की भीड़ उमड़ रही है भारतीय रेल की सफलता को देखने के लिए। पवेलियन का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज। दिल्ली के प्रगति मैदान में अयोध्या रेलवे स्टेशन है ना हैरान कर देने वाली बात, लेकिन यह हकीकत है। दिल्ली के प्रगति मैदान में जो व्यापार मेला चल रहा है, वहां पर रेलवे ने एक अनोखी प्रदर्शनी लगाई है इस पवेलियन में, जहां पर अयोध्या रेलवे स्टेशन को थीम के रूप में प्रदर्शित किया है। प्रदर्शनी में और क्या क्या चीजें हैं जो इस प्रदर्शनी को, रेलवे की प्रदर्शनी को अन्य स्टॉल से अलग दिखाते हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम चलेंगे अपने कैमरामैन आनंद कुमार के साथ सीधे इस प्रदर्शनी के भीतर। रेल मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित जो स्टॉल हैं, उसकी सबसे जो अनोखी बात है वो है बुलेट ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस और ये चिनाब ब्रिज, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारतीय रेल ने बनाया है, जिसको एक खूबसूरत अनोखे अंदाज में प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है तो सीधा सीधा उसका इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी और हमारा भारत सारे देशों में अच्छे से मुकाबला कर पाएगा। वंदे भारत ट्रेन हिंदुस्तान की प्रगति की नई इबारत लिख रहा है। इस ट्रेन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर एक शहरों तक आम लोगों को, आम मुसाफिरों को एक ऐसी सुविधा देने की ठानी है जिसकी वजह से हिंदुस्तान टूरिज्म के मामले में, मुसाफिरों को राहत देने के मामले में, सुविधा देने के मामले में दुनिया भर के मुल्क के लोगों से कम्पीट कर रहा है। मैं वंदे भारत से ही इलाहाबाद आती जाती हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसकी दोनों क्लास जो है, इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव, दोनों ही बहुत अच्छी है। पिछले 8 वर्षों में भारतीय रेल ने प्रगति की नई इबारत लिखी है। वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो या फिर चिनाब ब्रिज का निर्माण हो, हिंदुस्तान के मुसाफिरों के लिए भारतीय रेल ने राहत का पैगाम लाया है, जिसे प्रगति मैदान के हॉल नंबर 5 में खूबसूरती के साथ भारतीय रेल ने प्रदर्शित किया है, जिसे देखकर आप भी रोमांचित हो सकते हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ दिल्ली के प्रगति मैदान से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। उधर जापान में महंगाई दर 40 सालों के स्तर पर उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर में महंगाई दर 3.6% पर पहुंची, जो सितंबर में केवल 3% के स्तर पर थी। अमेरिका की बात करें, ट्विटर ने अपने ऑफिसेज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। नौकरियों में छंटनी के बाद अब कंपनी अपने खर्चों में कटौती कर रही है। एलन मस्क ने अपने कर्मचारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा
कि या तो कंपनी में ज्यादा देरी तक मेहनत के साथ काम करना चुनिए या फिर 3 महीने की सेवरेंस पैकेज लेकर के नौकरी छोड़ दीजिए। उम्मीद से ज्यादा कर्मियों ने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया है क्योंकि ज्यादातर लोग दुविधा की स्थिति को पसंद नहीं कर रहे। ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को भेजे मेमो में कहा है कि कंपनी अपने ऑफिसेस को अस्थायी रूप से बंद कर रही है और ये 21 नवंबर को दोबारा खुलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से आशा की जाती है कि आप कंपनी के भीतर के मामलों को सोशल मीडिया या फिर प्रेस को नहीं बताएंगे। तो ट्विटर में उथल पुथल का दौर है, वो लगातार जारी है। तो फिलहाल आज के अखबार प्राइम में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए रमा जी बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीवी न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर जोर देते हुए G4 वक्तव्य दिया। रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व का मुद्दा काफी पुराना है, लेकिन ये अफसोसजनक है कि इस मुद्दे पर 4 दशकों के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद के पास अपने चार्टर उत्तरदायित्व के अनुरूप काम करने का यही सही समय है। It is also important to bear in mind that during this year's high-level week, including the General Assembly debate of the 77th General Assembly, more than 70 heads of government and state and high-level government representatives underlined that reforming the Security Council should be one of our priorities during this session. This broad support for this topic confirms its relevance and urgency. The longer, in fact, the Security Council reform is stalled, the greater its deficit in representation. And representation is an inescapable precondition for its legitimacy and effectiveness. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और भारत को स्थायी सदस्यता की लंबे समय से उठ रही मांग का ब्रिटेन ने भी किया है। यूएन में ब्रिटेन के स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के लिए नई स्थायी सीटों की मांग की है। बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि ब्रिटेन लंबे समय से सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग कर रहा है। हम भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के लिए नई स्थायी सीटों की व्यवस्था के साथ साथ स्थायी अफ्रीका के स्थायी प्रतिनिधित्व का भी समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में रूस, यूक्रेन और तुर्की के बीच हुआ खाद्यान्न निर्यात समझौता 4 महीने के लिए बढ़ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है, यूक्रेन का कृषि निर्यात दुनिया को हमारे देश का महत्व बतलाता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 1 अगस्त से शुरू हुए खाद्यान्न निर्यात में 450 से अधिक जहाजों ने 11 मिलियन टन यूक्रेनी अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। इस सौदे का उद्देश्य यूक्रेन के कृषि उत्पादों के निर्यात से वैश्विक भूख को कम करना है। यूरोपीय संघ ने सर्दियों के मौसम में यूक्रेन को राहत सामग्री मुहैया कराने की प्रतिबद्धता जताई है। यूरोपीय संघ ने कहा कि यूक्रेन को बिजली ग्रिड की मरम्मत के लिए उपकरण और अस्थायी आश्रय गृह प्रदान किया जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। यूक्रेन को इन मदद से ठंड से निपटने में मदद मिलेगी। यूक्रेनी सेना द्वारा खेरसोन पर नियंत्रण वापस पाने के बाद क्षेत्र में हालात सामान्य हो रहे हैं। इसी क्रम में वहां पहला पेट्रोल स्टेशन गुरुवार को फिर से खोला गया। पेट्रोल स्टेशन के बाहर लगभग 200 से अधिक कारें कतार में देखी गई। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने दक्षिण पूर्वी पोलैंड के सीमा क्षेत्र में विस्फोट स्थल का दौरा किया, जहां एक मिसाइल के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। आंद्रेज डूडा के साथ पोलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख जेसिक सिविएरा भी मौजूद थे। डूडा ने कहा कि पोलैंड, यूक्रेन और अमेरिका प्रत्येक के पास विस्फोट की अपनी अलग जानकारी है और तीनों देश अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहे हैं। डूडा ने कहा कि किसी दूसरे विस्फोट के सबूत
पुलिस जांचकर्ताओं को नहीं मिले हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा ने सीमा विस्फोट स्थल का दौरा किया। यूक्रेन के साथ लगी दक्षिण पूर्वी सीमा क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। यूक्रेनी संसद के मानवाधिकार आयुक्त दमित्रो लुबिनेट्स ने रूस को एक आतंकवादी देश कहा है। लुबिनेट्स ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में लोगों को प्रताड़ित करके मार डाला है। जांचकर्ताओं ने खेरसॉन क्षेत्र से 63 शव बरामद किए हैं, जिन्हें मारने के पहले प्रताड़ित किया गया था। जांचकर्ताओं को 11 डिटेंशन सेंटर भी मिले हैं। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जाने वाला 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। काफी देर तक इंतजार किया गया, लेकिन बारिश के नहीं रुकने के बाद मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया। इस सीरीज के लिए भारतीय T20 टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथ में है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों को ही हाल ही में समाप्त हुए T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों की कोशिश इस मैच को जीतकर वापस जीत की लय हासिल करने की होगी। सीरीज का अगला मुकाबला रविवार को माउंट मोंगानुई में खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप में नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीम के साथ ग्रुप ए में मौजूद सेनेगल की टीम को विश्व कप अभियान शुरू करने से पहले ही बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीम के स्टार और प्रमुख खिलाड़ी सादियो माने विश्व कप से बाहर हो गए हैं। माने को पिछले हफ्ते बायर्न की ओर से खेलते हुए पैर में चोट लगी थी। फुटबॉल विश्व कप सामने है, लेकिन तमाम देशों की टीमों के प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होकर बाहर होने का दौर थम नहीं रहा। इस कड़ी में अब नया नाम सेनेगल के स्ट्राइकर सादियो माने का जुड़ गया है, जो अब कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गए हैं। उनके बाहर होने से सेनेगल की टीम को जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल माने से सेनेगल की टीम को काफी उम्मीदें थी और इसी वजह से उनकी चोट पर अंतिम समय तक टीम प्रबंधन की नजर बनी हुई थी। लेकिन अब ये निश्चित हो गया है कि माने समय रहते इस चोट से नहीं उबर पाएंगे। सादियो माने को ये चोट उन्हें उनके क्लब बायर्न म्यूनिख की ओर से खेलते हुए लगी थी। इस संबंध में सेनेगल फुटबॉल फेडरेशन ने भी इस बात को सामने रखा है कि माने की चोट को सर्जरी की जरूरत है। गौरतलब है कि माने के शानदार खेल के दम पर सेनेगल की टीम ने इस साल की शुरुआत में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में अपना दबदबा साबित किया था। सेनेगल की टीम इस विश्व कप में ग्रुप ए में है, जहां टीम के साथ नीदरलैंड्स, कतर और इक्वाडोर हैं। ऐसे में माने के टीम के साथ न होने के बाद अब इस टीम के ग्रुप दौर से आगे निकलने पर भी संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। सेनेगल अपना पहला मुकाबला सोमवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। ये माने का ही दमदार खेल था जिसने इस टीम को विश्व कप क्वालिफाई करवाया था। खासकर मिस्र के खिलाफ माने का शानदार खेल देखने को मिला था। 30 साल के माने को 2 बार अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी चुना गया। निश्चित रूप से सेनेगल के सामने अब एक बड़ी चुनौती है और देखना ये होगा कि टीम अब माने के बगैर विश्व कप में कितने आगे तक खुद को ले जा पाती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। भारतीय फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम की आज जयंती है। वी शांताराम की फिल्म दो आंखें 12 हाथ का ए मालिक तेरे बंदे हम गीत आज भी प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। आप लीजिए इसका आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नीति पर चली और बदी से टली, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। अरे जा रे हट नट खट ना छू
हो सजनी तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो।